हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम 99% टीचर्स इस चैप्टर को स्किप कराते हैं, लेकिन अगर आप लोग उस सिलेबस को देखते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और स्पेसिफिकली अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ऑनर्स की बात कर लीजिए, सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग रेगुलर, एसओएल, एनसी वेब तीनों ही तरीके के कॉलेजेस के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 किस नाम से देखने को मिलेगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग जेआर मुंगा की किताब यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको सेम चैप्टर नंबर 2 किस नाम से देखने को मिलेगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा और थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ ली जाती है। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के मीनिंग को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है वो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होता है। तो अब आपको समझना क्या है, सर अगर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स का हम लोग यूज करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और गाइडलाइंस का यूज करते हैं जो आपका फाउंडेशन की तरह काम करती है। यही प्रिंसिपल, यही कॉन्सेप्ट, यही ऑब्जेक्टिव और यही गाइडलाइन कलेक्टिवली क्या कहलाती है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाती है। माने अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप लोग लिखेंगे, सर अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कीजिए फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये अपने आप में किसकी तरह काम करता है? फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह काम करता है। जनरली ये प्रोवाइड करता है बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव एंड द गाइडलाइन दैट हेल्प इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंटली एंड द लॉजिकली। समझ में आया जो बात मैंने अभी भी आपको बताई? ये किसकी तरह काम करेगा? सर ये आपका एक तरीके से फाउंडेशन की तरह काम करता है, और ये हमारी हेल्प करता है, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को, गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल्स को, ऑब्जेक्टिव को। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हो। इसको मोटे मोटे तौर पे आप लोग कह सकते हो, सर ये आपका अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अकाउंटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है, अकाउंटिंग का क्या रहेगा? संविधान रहेगा, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट एज ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट। ये किसकी तरह काम करता है? गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना है या किसी भी अकाउंटिंग इशू को सोल्व करना है, माने अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस अगर आपको डेवलप करना है, तो आपको गाइड कौन करेगा? सर आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से वो गाइड करने वाले हैं। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी इशू आ जाता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस इशू को रिजोल्व करने के लिए हमें कौन गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा? सर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कौन रहेगा? सर दीज आर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग किन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते
करते हैं, किन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, किन ऑब्जेक्टिव एंड गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं, उनको आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है। अब अगर एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिफाइन करना है, तो यहां से लेके यहां तक बातें जो मैंने आपको बताई ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल डेफिनेशन को भी कोट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएएसबी। आईएएसबी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये आपको याद रखना है। आईएएसबी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा एंड द कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया? यानी कि आप लोग कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझ में आया? तो ये किसको डिफाइन करता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है अलोंग विद द कॉन्सेप्ट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये आपको कंप्लीट डेफिनेशन को आपके एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट करके आना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के अंदर एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की एक प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या रहती है और एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या रहती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें समझ में आ गया, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है या प्रेजेंट करना है तो वहां पे हमारी मदद करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन करता है। क्या इसके अलावा भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा यस, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे बतेरे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो एम होता है ना वो रहता है सर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना। समझ में आया? अगर आप लोग कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर कंसिस्टेंसी को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, किसका एम होता है? सर आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का होता है। अच्छा, अगर आपको कोई भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करना है, किसी नई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस को डेवलप करना है तो कौन हेल्प करता है? सर आपका बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको असिस्ट करना है अकाउंटेंट्स को अप्लाई करने के लिए जो भी आपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं तो वहां पे आपकी कौन मदद करेगा? सर आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी मदद करेगा। अगर आप लोग कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी कौन मदद करता है? सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी मदद करता है। रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अगर आप लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपकी मदद करता है। अगर आप लोग यूजर्स के कॉन्फिडेंस को इनहांस करना चाहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर तो वहां पर भी हमारी कौन मदद करता है? सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मदद करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये आपके टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो हो गए हैं, इसके अलावा भी बतेरे सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वाला ऑब्जेक्टिव आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बेसिकली एम को जस्टिफाई करता है तो आप अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर विजडम, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप उन पॉइंट्स को भी अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपका एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया चंद टॉपिक रहेंगे, फंडामेंटल टॉपिक रहेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहेंगे, 100% थ्योरेटिकल रहेंगे। थोड़ा सा भी एफर्ट अगर आपने किया तो आप लोग एक बार लेक्चर देखने के बाद 101% उसको एक बार रिवाइज करने के बाद अच्छे से रिटेन कर पाएंगे और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाली चीजें आपकी काफी हद तक एक बेटर प्रेजेंटेशन करने में आपकी मदद करने वाली है। समझ में आया? तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा सर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब टेक्निकली थोड़ा सोचिएगा, जब भी आप लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो टोटल हमने क्या किया है, आपके जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिवाइड कर दिया है 3 लेवल्स के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपने कितने लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया है? 3 लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे टॉप पे रहेगा लेवल 1, उससे नीचे लेवल 2 आ जाएगा, उससे नीचे लेवल 3 आ जाएगा। समझ में आया? अब आपको थोड़ा सा याद रखना है सर, अगर आप लोग लेवल 1 की बात करते हैं तो इसको आप लोग कहते हो ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहां पे हमें इस चीज का जवाब मिलेगा कि हमें रिपोर्टिंग करना क्यों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार क्यों करना है। दूसरा जो जे लेवल रहेगा वो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के रहेगा, जो आपके अकाउंटिंग के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। और लेवल 3 की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड द डिस्क्लोजर का प्रावधान रहेगा। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोगों को लेवल 3 के अंदर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लेवल 3 के अंदर 1 बाय 1 करके डिकोड करना है। और ध्यान दीजिएगा ये वाला जो टॉपिक रहेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन के दरमियान लेवल्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझ पाते हैं। हालांकि है कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार क्लैरिटी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें यहां पे इंक्लूड की जाती है। समझ में आया? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका कौन सा रहेगा? लेवल 1 रहेगा, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहेगा। एक तो इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। ये क्या होगा? आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रहेगा। ये आंसर करने वाला है व्हाई आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। मैंने बताया था अभी कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर क्यों करना है। इसका जवाब आपको लेवल 1 के अंदर, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको प्रोवाइड करना यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। समझ में आया? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी बिजनेस की आप लोग बात कर रहे हैं, टू एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर्स, क्रेडिटर्स एंड द अदर स्टेक होल्डर फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, यानी कि जो भी आपके यूजर्स होते हैं, हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 2 तरीके के यूजर हैं, आपके इंटरनल यूजर हैं, एक्सटर्नल यूजर हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बुनियादी तौर पे प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्सटर्नल यूजर्स को टारगेट करना होता है। अब एक्सटर्नल यूजर्स को जो भी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी से जुड़ी हुई चाहिए, तो उसको प्रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? फिर आपका बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प करते हैं। और यहां पर भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के पहले लेवल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, इंफॉर्मेशन शुड हेल्प यूजर इन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजर की कहां पे मदद करती है? तो जरा गौर तलब कीजिएगा, इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंदर, लैंडिंग डिसीजंस के अंदर, क्रेडिट डिसीजंस के अंदर। अगर आप लोग मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमारी मदद होती है। अगर आप लोग फ्यूचर कैश फ्लो को एसेस करना चाहते हैं या रिसोर्सेज का एलोकेशन चाहते हैं, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ये आपकी इंफॉर्मेशन आपकी मदद करती है। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज द लेवल 1 ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके लेवल 2 को लेकर के, जो रहेगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? ये जो आपका सेकंड लेवल होता है, ये लेवल एक्सप्लेन करता है व्हाट क्वालिटीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड प्रोसेस। समझ में है? अब ये तो क्लियर हो गया हमें अकाउंटिंग करनी क्यों है, हमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो करनी क्यों है। अब जब आप लोग एक बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, दिस इज अ मेन कंसर्न। ठीक है, इस क्वालिटी को जस्टिफाई करता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि कहां पर आता है? लेवल नंबर 2 के अंदर आता है। समझ में आई मेरी बात? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कंसिस्ट होता है, सबसे पहले तो हम लोग यहां पे जिक्र करते हैं आपका, ये मान करके चलिए, दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, यानी कि जो भी आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहले क्या होना जरूरी है? सर, रेलिवेंस होना जरूरी है। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन मस्ट इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन। समझ में आया? यानी कि रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके यूजर्स के साथ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और अगर आपके यूजर्स के डिसीजन को वो इंपैक्ट कर पाती है, इन्फ्लुएंस कर पाती है, प्रभावित कर पाती है, तो हम लोग कहेंगे कि ये आपकी एक जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही क्वालिटी है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आपका रेलिवेंट होना जरूरी है। दूसरा जो कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक रहेगा दैट इज अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेथफुल होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द मटेरियल एरर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप लोग कहेंगे आपकी जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फेथ देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो प्लीज जरा इसको पढ़ लीजिएगा, फेथ का मीनिंग क्या होता है एक बार गो थ्रो कीजिएगा। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम द मटेरियल एरर। क्लियर है? इसको आप लोग क्या बोलते हो, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन बोलते हो। अब यहां पे देखिएगा तीसरी जो क्वालिटी रहेगी जिसको आप लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वो कंपेरेबिलिटी रहेगा। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करके कंपेयर कर पाए, तुलना कर पाए। अब जैसे दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप लोग उठा लीजिए एक ही कंपनी का, अगर आप उनको कंपेयर करते हैं तो आप लोग इजीली कंपेयर कर पाए। अगर दो अलग अलग कंपनीज की रिपोर्टिंग को अगर आपको कंपेयर करना है तो भी आप लोग इजीली कंपेयर कर पाए। यानी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग के अंदर कंपेरेबिलिटी करके कैरेक्टरिस्टिक है तो ये भी आपका एक सेकंड या थर्ड जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो रहेगा। समझ में है? अब कंपेरेबिलिटी के केस में मैंने पढ़ाया हुआ है, एक आपका इंटर कंपैरिजन होता है, एक इंट्रा कंपैरिजन होता है। इंट्रा का मतलब एक ही कंपनी के अंदर दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन, और इंटर कंपैरिजन का मतलब दो अलग अलग कंपनीज के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब है, इस यूजर से शुड बी एबल टू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आए? तो ये मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं, इनको आपको समझना है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा जो भी आप लोग अकाउंटिंग जो रिपोर्टिंग करते हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए। माने यानी कि आप लोग यहां पे कह सकते हैं डिफरेंट अकाउंटेंट्स शुड रीच सिमिलर कंक्लूजन यूजिंग द सेम एविडेंस। समझ में आए? तो अलग अलग कोई अकाउंटेंट हो अगर वो सेम एविडेंस का यूज करे तो सेम कंक्लूजन पर पहुंचे। समझ आए? तो ये आपका अगला रहेगा, लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट रहेगा दैट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब जो आसानी से समझ में आए, आराम से समझ में आए। अगर मैंने तैयार किया है तो मैं उसको समझ पाऊं, कोई और अकाउंटेंट आए अगर वो समझना चाहे तो वो समझ पाए। इज इट क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा इसी के अंदर जो आपका पहला हम लोगों ने पढ़ा ना, इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट है जहां पे आप लोग कहेंगे एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप सभी नहीं जानते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। सर आप लोग कहेंगे एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, दीज ऑल आर द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इन एलिमेंट का होना जरूरी है, वाजिब है, कंपलसरी है। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोग एसेट्स की बात करते हैं तो रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। ये किसकी डेफिनेशन है? सर ये एसेट्स की डेफिनेशन है। ऐसे रिसोर्सेज जिनको कोई भी बिजनेस क्या करता है, कंट्रोल करता है, किस प्रोस्पेक्टिव से? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी एक्सपेक्टेड किए हैं इस प्रोस्पेक्टिव से ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया? तो एसेट्स का होना जरूरी है। इसी तरीके से सेकंड क्या रहेगा सर? आपका लायबिलिटी का होना जरूरी है। लायबिलिटी का मतलब जो भी प्रेजेंट में आप सभी के पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुए। समझ में? जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुए हैं वो क्या कहलाएगा सर? वो आपका बेसिकली लायबिलिटी कहलाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटी। जो आपके पास एसेट है उसके अंदर से अगर आप लोग लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो आपको जो रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट बचेगा ना वो क्या कहलाएगा? इक्विटी कहलाएगा। समझ में आया? अब आगे बढ़िए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड द इनकम, और एक्सपेंस का मतलब होता है इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर डिक्रीज होना। ये आपकी काफी अहम डेफिनेशन रहेगी। इनकम का मतलब इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड द इनकम, और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी के अंदर एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस का होना जरूरी है।
इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है और एक बार इनको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब तीसरा जो लेवल रहेगा दैट शुड बी रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड द डिस्क्लोजर। आप लोग सभी देख पा रहे होंगे लेवल 3 के अंदर रिकॉग्नाइजेशन होगा, मेजरमेंट होगा, प्रेजेंटेशन होगा और डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है व्हेन शुड इट आइटम बी रिकॉर्डेड, यानी कि आपके आइटम को अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से रिकॉर्ड कब करना है, इसको बोलते हैं आप लोग रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर आप लोग बात करते हो मेजरमेंट की, एट व्हाट अमाउंट शुड इट बी रिकॉर्डेड, किस अमाउंट के ऊपर आपको इसको रिकॉर्ड करना है, ये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। अब अगर आप लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वेयर शुड द आइटम अपीयर, एग्जैक्टली आपका आइटम अपीयर कहां पे होगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्रेजेंटेशन कहलाएगा। और लास्ट में जाके आपका क्या रहेगा सर, आपका डिस्क्लोजर रहेगा। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, दिस इज द एडिशनल एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन नोट्स टू द अकाउंट। समझ में आया, ये आपका नोट्स टू द अकाउंट के अंदर जो भी एडिशनल एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी एडिशनल एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो क्या कहलाती है, डिस्क्लोजर कहलाती है। समझ आए? तो ये आपके 3 लेवल होंगे, तीनों लेवल के अंदर क्या क्या फैक्टर रहेंगे, प्लीज इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बेहद आसान चीजें हैं। एक बार लेक्चर देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, 101% चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है? तो समझ में आया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक को लेकर के, दैट इज द हु बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का बेनिफिट कौन ले सकता है और इसकी जरूरत क्यों होती है। समझ में आया, इसकी जरूरत क्यों है और इसका बेनिफिट कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसकी जरूरत को लेकर के चर्चा करते हैं, ठीक है। जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार किया है तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे आपने एक कॉमन फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी ऑल अकाउंटेंट्स के लिए, माने एंश्योर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन ए कंसिस्टेंट प्रिंसिपल। समझ में आया, यानी कि कंसिस्टेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस रहने वाले हैं। एक तो ये इसका कारण है, ठीक है। दूसरा है, अगर आप लोग यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पे हर एक एंटिटी एक यूनिफॉर्म तरीके से अकाउंटिंग प्रिपेयर करें तो उस केस में ये हमारी मदद करता है, कंपेरेबिलिटी को इंप्रूव करता है और कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है और रिलायबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ लिए, बार बार हम लोग इनके ऊपर जिक्र करके ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है आप लोग किस कॉलेज से ताल्लुकात रखते हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और एग्जैक्टली पीडीएफ आपको कमेंट कर देना। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है सून एज पॉसिबल मैं आपको इन नोट्स का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा, सर कौन बेनिफिट ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल क्या है, कौन बेनिफिट ले सकता है, मतलब यूजर्स की बात करते हो तो देखिए इन्वेस्टर हो गया, लेंडर एंड बैंक्स हो गए, क्रेडिटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर हो गया, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन हो गया, एम्प्लॉयज हो गया और रिसर्चर एंड द स्टूडेंट। माने यहां पर ऑल यूजर्स, अब यूजर्स का मतलब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर आपके यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे। समझ में आई मेरी बात, यानी कि कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे, तो यूजर्स आपके सारे यहां पे आ जाएंगे जो इसका क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका छोटा सा चैप्टर था जहां पे कुछ चुनिंदा आपको टॉपिक देखने को मिले जो आपको YouTube के ऊपर कोई नहीं पढ़ाता लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हमने जे.आर. मुंगा की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपके चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये वाला छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।